नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका। तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का आशीर्वाद उनको मिल गया। आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी और प्रचार कर रहे थे तो उनका बड़ा एक फेमस नारा था। वो कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इशारा यह था कि करप्शन नहीं होने दूंगा और करप्शन करूंगा नहीं। बीजेपी यह दावा भी करती है कि उसके राज में करप्शन नहीं है। अब उसके राज में कितना करप्शन है उस पर तो बात होती ही रहती है। यह भी बात होती रहती है कि जो सीएजी की रिपोर्ट पहले तहलका मचा देती थी अब आती है तो कूड़े के डब्बे में चली जाती है। वो सब तो एक अलग मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दल बदलुओं और उसमें भी भ्रष्ट दल बदलुओं का जबरदस्त स्वागत होता है। आपको अगर भरोसा नहीं है तो शुभेंदु अधिकारी के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने 2016 के इलेक्शन में जो कहा था उसको सुन लीजिए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो आप सुन रहे हैं, यही शुभेंदु अधिकारी थे। उस जमाने में ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे, सांसद थे। और ये शुभेंदु अधिकारी एक स्टिंग ऑपरेशन में, जो स्टिंग ऑपरेशन मैथ्यू सैमुअल ने किया था, नारदा स्टिंग उसको कहा गया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर पकड़े गए थे पैसा लेते हुए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा हाव भाव दिखाकर, पूरी एक्टिंग करके बताया था कि किस तरह से वो पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं। सीबीआई और ईडी उनकी जांच कर रही थी। 2014-2016 में ये आरोप लगे थे। इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी एक फर्जी कंपनी के आदमी से पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। और मजेदार बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने 2017 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो यह बताती है कि शुभेंदु अधिकारी ने नारदा न्यूज के जो सीईओ थे मैथ्यू सैमुअल, उनसे पैसे लेने के आरोप से इंकार भी नहीं किया। यानी यह भी नहीं कहा था उस जमाने में एआई तो था नहीं, वरना कह देते एआई वीडियो है। यह भी नहीं कहा था कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ इतना कहा था कि कितनी रकम थी यह मुझे पता नहीं है। 2016 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह वीडियो जारी किए गए थे और इस पर आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने उसी चुनाव के दौरान एक टिप्पणी की थी जिसकी क्लिप आजकल वायरल हो रही है। शारदा ग्रुप का मामला इसके बाद आता है जिसमें लाखों लोगों से 25,000 करोड़ रुपए जो लिए गए थे वो पूरे पैसे डूब गए। बंगाल में ढेर सारे लोगों के पैसे इस शारदा वाले स्कैम में डूबे थे, जिसमें लोगों से पैसे लिए जाते थे और फिर ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वापस करने और वगैरह की बात थी। वैसा ही जैसे सहारा ग्रुप के साथ यूपी में हुआ है, शारदा ग्रुप वाला मामला लगभग वैसा ही हुआ था बंगाल के अंदर। अब ये जो शारदा ग्रुप के स्कैम का मामला था इसमें भी शुभेंदु अधिकारी का नाम आया था और सीबीआई ने 24 सितंबर 2014 को उनसे लंबी पूछताछ की थी। आरोप यह था कि अपनी पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करके उन्होंने ग्रुप को गलत फायदा उठाया था। इस मामले में जेल गया था जो मुख्य आरोपी, उसका नाम है सुदीप्त सेन। और सुदीप्त सेन ने जेल से एक याचिका दाखिल की थी जिसमें शुभेंदु अधिकारी के ऊपर और आरोप लगाए गए थे। यानी टीएमसी में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी के ऊपर करप्शन के जबरदस्त आरोप लगे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों पर जबरदस्त हंगामा मचाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आ गए भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं उनके दरवाजे पर एक अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा एक वॉशिंग मशीन का बड़ा ऑपरेटस लगा हुआ है
जो नेता दूसरी पार्टी से आता है उस मशीन से गुजरता है और उसके बाद साफ हो जाता है। उसके बाद उसके भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं होती है, सीबीआई ईडी की कोई रेड नहीं होती है और वो मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आपको याद होगा अजित पवार के साथ क्या हुआ था। अजित पवार साहब अब नहीं है, लेकिन जो हुआ था वो तो है ही। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जाकर कहा था कि ये जो एनसीपी है वो नेशनल करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजित पवार ने किया है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा के अंदर चक्की पिसिंग का नारा लगाते थे और फिर उसी अजित पवार के साथ सरकार बनाई। एक बार मुंह अंधेरे सुबह सुबह सरकार बन गई थी जो चल नहीं पाई और बाद में एनसीपी को तोड़कर अजित पवार आए और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है ये उसी घटना की वजह से चल रही है। जो ही वो बीजेपी में आए उनका सारा करप्शन खत्म हो गया। एक और मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। थोड़ा आश्चर्यजनक यह है कि बंगाल में तो मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, लेकिन अभी आसाम को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसाम में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है। कई लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि हिमंता गद्दी पर ना बैठे, लेकिन लगता यही है कि फाइनली उनको भी गद्दी मिल जाएगी। हिमंता की भी कहानी सुनिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे तो उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने हफ्तों विधानसभा को चलने नहीं दिया था। उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उन आरोपों की कभी बात नहीं हुई। एक बार आसाम गए हुए थे अमित शाह जी और पत्रकार ने पूछा कि पहले आप हिमंता बिस्वा शर्मा को करप्ट कहते थे, ये बताइए कि अब आप उनको करप्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो अमित शाह मुस्कुरा के रह गए। उन्होंने कहा ऐसे सवाल मत पूछिए। जो हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस में रहते हुए मिनिस्टर रहते हुए करप्ट थे, वही हिमंता बिस्वा शर्मा जब भारतीय जनता पार्टी में चले आते हैं तो वो पूरी तरह से ईमानदार हो जाते हैं। 1990 में असम पुलिस ने उनके ऊपर, मैं पुराने किस्से सुना रहा हूं, 1990 में असम पुलिस ने उनके हॉस्टल पर छापा मारा था। किचन के पीछे से एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस बरामद हुए थे। आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। 1991 में उनके ऊपर उल्फा से जुड़े होने का आरोप लगा था और कहा गया था कि व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। जनवरी और मार्च 1991 में दो अलग अलग थानों में आतंक विरोधी कानून जो है टाडा, उसके तहत उन पर मामला दर्ज हुआ था। 1991 में कांग्रेस के नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या हुई थी और इस मामले में भी हिमंता का नाम आया था। मार्च 91 में उनको गिरफ्तार किया गया था। 15 दिन पुलिस हिरासत में रहे थे। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने उनको अपने साथ रखा और मंत्री बनाया। उसके बाद कांग्रेस सरकार में रहते हुए उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे तो भी उनको हटाया नहीं गया। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके और उनकी पत्नी के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था तो पीपीई की किट और सैनिटाइजर की खरीदारी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हाल में कांग्रेस ने उनके ऊपर 1.5 लाख एकड़ जमीन से जुड़े करप्शन का आरोप लगाया था और लगातार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उन पर भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। जो पहले जांचें चल रही थी वो सब बंद हो गई हैं। एक और मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग लगकर, पूरी जान लगाकर, दरियां बिछाकर गांव-गांव में जाकर खड़ा करते हैं वो एक तरफ रह जाते हैं और बाहर से आए हुए नेता खटाखट वहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का आप जानते ही हैं, 2015 में वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे और मुख्यमंत्री बने। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश वाले 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वो भी मुख्यमंत्री बन गए। त्रिपुरा में 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में गए माणिक शाह और वो भी मुख्यमंत्री बन गए। एन बीरेन सिंह जो मणिपुर वाले हैं, जिनके जमाने में ये सारा कुछ मणिपुर का तमाशा हुआ है, वो 2017 में बीजेपी में आए थे, कोई पैदाइशी बीजेपी के नहीं है। बसवराज बोम्मई अगर आप लोगों को याद होगा तो 2008 में जनता दल और जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के बाद वो फाइनली बीजेपी में गए और मुख्यमंत्री बन गए। आसाम के एक और नेता हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये आसू में थे, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन में थे, वहां से 2011 में बीजेपी में गए और मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा झारखंड वाले जो हैं वो
झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में गए थे 2000 के चुनाव के वर्ष 2000 में जो चुनाव हुआ था उसके ठीक पहले, और मुख्यमंत्री बन गए। अरुणाचल प्रदेश के गेगांग अपांग जो हैं 2003 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री बने। और अब शुभेंदु अधिकारी जो 2020 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए वो भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी सलाह यह है कि पहले कांग्रेस या किसी और पार्टी में कुछ साल रहें, थोड़ा अपना नाम बनाएं, थोड़ी अपनी जमीन बनाएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाएं, उनके मुख्यमंत्री मंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।